हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी का पार्ट। सुनीता जी नैन्सी के वहाँ उनसे मिलने आने की वजह समझ गई। वैसे भी उनके मन में नैन्सी के लिए पहले से ही सहानुभूति थी। उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा और पृथ्वी समझ गए कि सुनीता जी इस मौके पर उनसे क्या कहलवाना चाहती थी। नैन्सी, आप अपने बच्चों और माँ की चिंता मत कीजिए, हम लोग उनका ख्याल रखेंगे और जब आप जेल से वापस आओगी तो हम आपको अपनी कंपनी में एक अच्छी नौकरी भी देंगे, जिससे कि आप आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजार सको, पृथ्वी ने कहा। नैन्सी अपने मन में पृथ्वी और सुनीता के लिए ढेर सारा एहसान लिए अपनी सज़ा भुगतने जेल चली गई। नैन्सी के जेल जाने के बाद पृथ्वी ने नैन्सी के बच्चों की और माँ की लीगल कस्टडी ले ली। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का पृथ्वी को बेसब्री से इंतजार था। सुनीता जी ने एक बहुत ही स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दिया। पृथ्वी और सुनीता दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बच्चे का नाम बड़े प्यार से सचिन रखा। पृथ्वी और सुनीता जी के जीवन में हर ओर खुशियाँ थीं, लेकिन डॉक्टर्स के मन में सचिन को लेकर थोड़ी शंका थी। सचिन को गर्भ में ही जहर दिया गया था। डॉक्टर्स सचिन पर होने वाले उसके दूरगामी दुष्प्रभाव को लेकर डरे हुए थे। परिणामवत डॉक्टर्स ने सचिन के कई एडवांस लेवल के टेस्ट कर डाले। टेस्ट के कुछ रिपोर्ट्स निराशाजनक थे। उन रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर ने पृथ्वी और सुनीता को जो सचिन को भविष्य में हो सकने वाली समस्याओं के बारे में बताया, वह सुनकर उनका दिल बैठ गया। लुक मिस्टर एंड मिसिज सिंघानिया, सचिन को जन्म से पहले ही गर्भ में जिस जहर को झेलना पड़ा, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि सचिन बड़ा होने के बाद नपुंसकता की समस्या से ग्रस्त हो जाए। आगे चलकर सचिन को कुछ और भी समस्याएं हो सकती हैं। अभी हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है और भविष्य में होगा या नहीं, ये हम अभी नहीं कह सकते। आगे आने वाले दिनों में सचिन के लिए उसकी बीमारी का इलाज ढूंढना पृथ्वी और सुनीता जी के जीवन का मुख्य मकसद हो गया। देश विदेश के हर प्रकार की चिकित्सा पद्धति में वो सचिन की समस्या का इलाज ढूंढते रहे। वहीं दूसरी ओर मृणालिनी ने जेल में कई बड़े बदमाशों, छटे हुए अपराधियों और राजनीतिज्ञों के साथ गहरी दोस्ती गांठ ली। धीरे धीरे वो जेल के अंदर से ही मुंबई अंडरवर्ल्ड को कमांड करने लगी। इधर कानपुर में नवीन अपने नाना भानु प्रताप की देख रेख में क्रूर और अपराधी किस्म का नौजवान बनकर बड़ा होने लगा। भानु प्रताप ने उसके दिमाग में यह कूट कूट कर भर दिया कि वही पृथ्वी सिंघानिया के पूरे बिजनेस और धन संपत्ति का असली मालिक है और उसके पिता वीर प्रताप का हत्यारा भी पृथ्वी ही है। नवीन के जीवन का एक ही मकसद बना दिया गया, पृथ्वी सिंघानिया की हत्या करके उसके पूरे बिजनेस साम्राज्य पर कब्जा करना। इसके विपरीत पृथ्वी और सुनीता जी ने सचिन को अच्छे संस्कार और उच्च शिक्षा दिलाकर बड़ा किया। बड़ा होते होते पृथ्वी मुंबई में होने वाली हाई सोसाइटी की जान बन गया। ऐसे ही देखते देखते 20 वर्ष निकल गए और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मृणालिनी अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर निकलने वाली थी। उसे रिसीव करने नवीन और भानु प्रताप के अलावा मुंबई शहर के कुछ नामी बदमाश और पॉलिटिशियन भी आए। मीडिया और प्रेस ने मृणालिनी के जेल से बाहर निकलने की घटना को खूब अहमियत दी। पृथ्वी और सुनीता घर में बैठे टीवी पर यह सब देख रहे थे। मृणालिनी ने जैसी वापसी की थी, यह उन दोनों के लिए बड़ी चिंता का विषय था। तुम्हें क्या लगता है सुनीता, हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? पृथ्वी ने चिंतित स्वर में सुनीता से पूछा। ऐसी परिस्थिति में हमें सबसे ज़्यादा चिंता सचिन की करनी चाहिए। हमें सचिन को यहाँ से दूर करना पड़ेगा। क्यों न हम सचिन को पढ़ने के लिए विदेश भेज दें? तुम ठीक कहती हो, मैं आज ही सारा इंतजाम करता हूँ। पृथ्वी और सुनीता ने आगे की पढ़ाई के लिए सचिन को विदेश भेज दिया, जहाँ आगे चलकर सचिन की
अन्नू से मुलाकात हुई। वहीं भानु प्रताप, मृणालिनी और नवीन ने आराम से पृथ्वी को चौतरफा घेरने की योजना बनाई। सुनीता जी से इस बार मृणालिनी की चाल समझने में थोड़ी गलती हो गई थी। मृणालिनी का प्राइम टारगेट सचिन नहीं बल्कि पृथ्वी था। कुछ दिनों बाद ही एक दिन पृथ्वी जब ऑफिस पहुंचा तो वहां का नज़ारा बदला हुआ था। उसके मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। ऐसा पृथ्वी के साथ पहली बार हो रहा था। मिल के मजदूर आने जाने वाले सभी रास्तों पर धरना देकर बैठे थे और अपनी मांग मनवाने पर अड़े हुए थे। मजदूरों ने पृथ्वी की गाड़ी भी गेट के अंदर नहीं जाने दी। कंपनी के गार्ड्स मजदूरों की भीड़ को पृथ्वी की गाड़ी के सामने से हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पृथ्वी ने हाथ के इशारे से उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और खुद कार से निकलकर बाहर आ गए। वे मजदूरों से बात करना चाहते थे। आप लोगों का लीडर कौन है? मुझे उससे बात करनी है। एक बुजुर्ग भीड़ के बीच से बाहर आए। जी, मैं ही हूँ, यहाँ की मजदूर यूनियन का अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है आपका? जी साहब, मेरा नाम बंसीलाल है। बंसीलाल जी, आप लोगों ने यह हड़ताल किस लिए की है? हड़ताल करने से पहले मैनेजमेंट को नोटिस देनी होती है। आप लोगों ने वह नहीं दिया। यह हड़ताल तो गैर कानूनी है। कानूनी गैर कानून की बात मत कीजिए साहब, यहाँ सब कुछ गैर कानूनी ही हो रहा है। क्या मतलब है आपका? हमें अभी तक 2021 और 2022 का बकाया बोनस नहीं मिला। हाँ, आपने सही कहा कि उन 2 वर्षों का बोनस कंपनी ने आप लोगों को नहीं दिया, क्योंकि उस समय पूरे देश में लॉकडाउन था और कंपनी में कोई काम नहीं हो रहा था। सर, हमें उससे क्या लेना देना? आपको उससे क्या लेना देना? हमारी कंपनी में कोई काम नहीं हो रहा था, फिर भी हमने आप लोगों को पूरी सैलरी दी। सैलरी तो आपको देनी ही पड़ेगी, और जैसे आपने सैलरी दी वैसे ही हमें बोनस भी देना होगा। बंसीलाल की बात सुनकर पृथ्वी को बहुत गहरा धक्का लगा। उन्होंने हमेशा अपने वर्कर को अपने परिवार के सदस्य की तरह माना था, लेकिन बंसीलाल का व्यवहार गलत था। लॉकडाउन में जब ज़्यादातर कंपनियों ने अपने मजदूरों को सैलरी देना बंद कर दिया था, या कुछ कंपनियां किसी तरह आधी सैलरी दे रही थी, उस परिस्थिति में भी पृथ्वी ने न केवल पूरी सैलरी अपने वर्कर को दी, बल्कि जिसे जैसी मदद की आवश्यकता थी वैसे उसकी मदद की थी। अब पृथ्वी बंसीलाल को कैसे समझा सकते थे? इसके लिए उनके पास शब्द नहीं थे। वे बस हक्के बक्के रास्ता रोके खड़ी मजदूरों की भीड़ को देख रहे थे। उनके लिए यह सब कुछ बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित था। भी उस भीड़ में से एक नव युवक बाहर आया और मजदूरों को समझाने लगा, देखो भाई लोग, जब कंपनी में कोई काम नहीं हुआ, यानी कि कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, और जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम मजदूरों को बोनस कैसा? बोनस तो तब मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो। दूसरी बात, बिना काम के भी पूरे 2 साल तक हमारी कंपनी ने हमें पूरी सैलरी दी। नहीं तो कौन नहीं जानता कि उस समय दूसरी कंपनी में काम करने वाले मजदूरों की कितनी बुरी हालत हुई थी। हमारे मालिक हम मजदूरों को अपना समझ रहे हैं और तुम लोग एक गलत मांग पर अड़े हुए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर मैनेजमेंट ने हमारी यूनियन पर लीगल एक्शन ले लिया ना, तो हम लोग ही कानून की नज़र भी गलत सिद्ध होंगे। उस नवयुवक की बात सुनकर ज़्यादातर मजदूरों के चेहरे नीचे झुक गए। अपनी बात का असर होता देख उस युवक ने अपनी बात जारी रखी, और आप बंसी काका, आपने अपनी बेटी की शादी के लिए जो लोन कंपनी से लिया था उसको कंपनी ने माफ़ कर दिया। अब कितनी मुफ्तखोरी करोगे? इस बार बंसीलाल का भी चेहरा शर्म से नीचे झुक गया। अगर तुम सभी में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो जाओ अपना काम करो, उस नवयुवक ने गरजते हुए कहा। नवयुवक की बात का मजदूरों पर पूरा असर हुआ था।
एक एक करके सारे मजदूर मिल में वापस चले गए और मशीनों के चलने की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। पृथ्वी सिंघानिया उस नवयुवक को भौचक्क होकर देख रहे थे। उन्होंने उस नवयुवक को अपने पास बुलाया और पीठ थपथपाते हुए पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पृथ्वी उस नवयुवक की समझदारी से बहुत प्रभावित हुई। उन्हें उस नवयुवक के अंदर वैसे ही तेवर दिखाई दिए जैसे उनके अंदर जवानी के दिनों में हुआ करते थे। पृथ्वी ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सर आप याद करें, आप मुझे मेरे बचपन से जानते हैं। हाँ सही कह रहे हो तुम, मुझे भी तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तुम कहीं। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई और पृथ्वी जो उस लड़के से कहना चाहते थे वह बात अधूरी रह गई। मैनेजमेंट के लोगों ने मजदूरों के आक्रोश को देखते हुए सावधानीवश पुलिस को सूचित कर दिया था। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी जीप से निकलकर सीधा पृथ्वी के पास पहुँचे। सर आप ठीक तो हैं? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस नौजवान ने मामले को बखूबी संभाल लिया। पृथ्वी ने आसपास देखा तो वह नवयुवक वहाँ से जा चुका था। अभी तो वो यहीं था, कहाँ गया? खैर जो भी हो, उसने बहुत होशियारी से काम लिया। पृथ्वी ने इधर उधर देखकर उस लड़के को ढूंढते हुए कहा, सर किसी के खिलाफ कोई एफआईआर लिखवानी है? नहीं इंस्पेक्टर, बहुत छोटी सी बात है। हम अपने वर्कर्स के साथ बात करके मामले को संभाल लेंगे। ठीक है सर, फिर भी मैं अपने कुछ सिपाहियों की ड्यूटी आपके मिल के कैंपस में लगा देता हूँ और मेरी कभी भी आवश्यकता हो तो प्लीज़ मुझे कॉल ज़रूर करें। जी ज़रूर इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। पृथ्वी की कंपनी में ऐसा पहली बार हुआ था कि मज़दूरों ने बिना किसी बात के हड़ताल किया था और कंपनी के कैंपस में पुलिस को आना पड़ा था। उन्होंने अपने मैनेजमेंट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सभी मज़दूरों से एक एक करके बातचीत करने के लिए मैनेजमेंट के 3 सदस्यों की कमेटी बना दी। इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वे इस हड़ताल के पीछे के वास्तविक कारणों को और षड्यंत्र रचने वाले लोगों को ढूंढ निकालें। कमेटी ने अपना काम शुरू किया और इस षड्यंत्र की तह एक एक करके खुलनी शुरू हो गई। अगले दिन पृथ्वी ने अपने सेक्रेटरी को बुलाकर उस नवयुवक से मिलने की इच्छा जताई जिसने मज़दूरों को समझाने का काम चुटकियों में कर दिया था और कंपनी पर आई एक बड़ी मुसीबत को टाल दिया था। सेक्रेटरी ने मज़दूरों के बीच उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की तो वो लड़का मज़दूरों की भीड़ में चुपचाप अपना काम करता हुआ दिखाई दे गया। सेक्रेटरी ने उस लड़के को अपने पास बुलाया। अरे भाई, तुमने तो कल कमाल कर दिया। पृथ्वी सर बहुत प्रभावित हुए हैं तुमसे। आखिर कैसे किया तुमने ये सब? सेक्रेटरी से अपनी प्रशंसा सुनकर वो लड़का थोड़ा झेंप गया। मैंने ये सब पृथ्वी सर से ही तो सीखा है। वैसे भी इस कंपनी ने और पृथ्वी सर ने मेरे और मेरे परिवार के लिए काफ़ी कुछ किया है। कल मैंने जो किया वो तो मुझे करना ही था। मैं उनको ऐसे मुसीबत में नहीं देख सकता था। भाई वाह, क्या बात है। हमें कंपनी में तुम जैसे नौजवानों की ही ज़रूरत है। पृथ्वी साहब तुमसे इसी समय मिलना चाहते हैं। क्या तुम अभी मेरे साथ चल सकते हो? पृथ्वी से मिलने की बात सुनकर उस नौजवान का चेहरा खुशी से खिल गया। जी ज़रूर सर, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या ही होगी। सेक्रेटरी उस नौजवान को लेकर पृथ्वी के कैबिन में आई। कैबिन में आते ही नौजवान ने पृथ्वी के पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया। खुश रहो बेटे, तुम कल उस वक्त एकाएक कहाँ चले गए थे?
सर, उस वक्त मिल में काम शुरू हो गया था और मैं मशीनों के मेंटेनेंस पर काम करने वाली एक टीम का लीडर हूँ, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी था। वाह, बहुत अच्छे। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है यह मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। सर, आपको नैन्सी याद है? हाँ हाँ सर, मैं उनका बेटा डेविड हूँ। डेविड? पृथ्वी का चेहरा खिल उठा और उन्होंने डेविड को गले से लगा लिया। अरे भाई, मैंने और सुनीता नैन्सी से कितना कहा कि वो हमारे मुंबई के ऑफिस में ही जॉब करे, लेकिन वे अपने पैतृक घर गोवा में वापस जाना चाहती थी। उन्होंने वहाँ हमारे रिसोर्ट में ही रिसेप्शनिस्ट की जॉब को ज्वाइन किया था। अब कैसी है वो? सर, वो बिल्कुल ठीक है और आपको और सुनीता मैम को बहुत याद करती है। डेविड से बात करके पृथ्वी पुरानी यादों में खो गई। वे भी क्या दिन थे। वैसे तुम मुंबई कब आए? बस सर, लगभग 6 महीने पहले ही। तो तुम्हें यहाँ आकर सीधा मुझसे मिलना चाहिए था, पृथ्वी ने प्यार से झिड़कते हुए कहा। सर, माँ ने कहा था कि मैं आपको ज़्यादा परेशान ना करूं। अरे भाई, परेशान करने वाली क्या बात है, बल्कि तुमने कल मुझे इतनी बड़ी परेशानी से बचा लिया। सर, आपके और मैम के कितने एहसान हैं हम पर। जब माँ 5 वर्ष के लिए जेल में थी, तब आपने मुझे, मेरी बहन और दादी को अपने घर में रखा। मुझे और मेरी बहन रोजी को माँ बाप के जैसा प्यार दिया। इसके बदले अगर हम अपनी जान भी दे दें तो आपके एहसान को हम नहीं चुका सकते। अरे कैसी बात कर रहे हो डेविड, तुम मेरे बेटे जैसे हो। कल से तुम्हें टीम लीडर नहीं बल्कि ऑपरेशन मैनेजर के तौर पर अपनी जॉब करनी है। हमारे मिल में होने वाली सारी प्रोडक्शन की देखभाल अब तुम्हारे ऊपर है। पृथ्वी की बात सुनकर खुशी के मारे डेविड की आंखें नम हो गईं। कई मजदूरों से बात करने के बाद मैनेजमेंट कमेटी ने यूनियन के अध्यक्ष बंसीलाल को पूछताछ के लिए बुलाया। तो बंसीलाल जी, हमने जितने मजदूरों से बात की उन सब का यही कहना है कि मजदूरों को हड़ताल करने की कोई इच्छा नहीं थी। बंसीलाल कुछ देर बगले झांकता रहा, फिर बड़ी बेशर्मी से बोला, सर, मज़दूरों को तो बोनस मिलना चाहिए ना, लेकिन बोनस तब दिया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो, और जैसा कि हम सभी जानते हैं लॉकडाउन में तो कंपनी के पास काम ही नहीं था, फिर बोनस कैसा? बंसीलाल ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा। बंसीलाल जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप यूनियन के अध्यक्ष हैं तो आपकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी का काम किसी भी स्थिति में खराब ना हो। लेकिन आपने पहले तो हमें बिना नोटिस दिए, बिना किसी मुद्दे के हड़ताल करवा दी और अब हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे। नियम के अनुसार ऐसे में तो आपको इस कंपनी से निकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन पृथ्वी साहब ने कहा है कि किसी भी वर्कर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। कम से कम आपको तो इतना बताना ही पड़ेगा कि आपने यह हड़ताल आखिर क्यों करवाई। मैनेजमेंट कमेटी ने कई बार बंसीलाल से पूछा, लेकिन बंसीलाल ने किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हुए मैनेजमेंट कमेटी ने बंसीलाल को जाने दिया। ऑफिस से निकलकर मिल में जाने की बजाय बंसीलाल सीधा मुंबई के बाहरी इलाके पनवेल में स्थित एक फोरम हाउस पर पहुंच गया, जहां बेसब्री से कोई उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। बंसीलाल ऑफिस से निकलकर सीधे पेनवेल स्थित एक फार्म हाउस पर पहुंचा, जहां पहले से ही नवीन प्रताप और मृणालिनी उसका इंतजार कर रहे थे। नवीन बंसीलाल को सामने देखते ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, आ गए मूर्ख, एक काम दिया था तुम्हें, तुम वो भी नहीं कर सके। सिर्फ मजदूरों की हड़ताल ही तो करवानी थी, और वह भी तुझसे ढंग से नहीं हो सका।
नवीन को गुस्से में देखकर बंसीलाल सहम कर कांपते हुए बोला, माफ़ कर दो साहब। अभी गुस्से में नवीन बंसीलाल को कुछ और कहता, इससे पहले ही मृणालिनी बीच में आ गई और बोली, जाने दो नवीन, हमारी केवल एक चाल ही तो नाकामयाब हुई है। बेचारे बंसीलाल ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मृणालिनी को अपनी तरफदारी करता देख बंसीलाल की जान में जान आ गई और वह मृणालिनी के पैरों पर गिर कर रोते हुए बोला, हाँ मैम, आप ठीक बोल रही हैं। बंसीलाल को इस तरह अपने पैरों पर गिरा देखकर मृणालिनी के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई और उसने अपनी आवाज़ में और मिठास घोलते हुए कहा, मेरे पास एक और आइडिया है जो बंसीलाल की हेल्प से ही कामयाब हो सकता है। क्यों बंसीलाल, तुम करोगे ना मेरे इस आइडिया को कामयाब? और नवीन के गुस्से से बचने वाली मृणालिनी की यह बात बंसीलाल टाल नहीं सका और दांत निकालता हुआ बोला, हाँ मैम, आप जो कहेंगी वह मैं ज़रूर करूँगा। और फिर उस मृणालिनी ने ऐसी प्लानिंग की जिसने हमारा ऐसा नुकसान कर दिया जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। कहते हुए सुनीता जी की आंखों में आंसू झलक पड़े। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर सचिन ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या हुआ मोम? अगर उस बात की याद से आपको इतना दुख हो रहा है तो उसे छोड़ दीजिए। मैं आपको दुखी कर कुछ भी नहीं जानना चाहता हूँ। बेटा, अब समय आ गया है कि तुम्हें सारी बातों का पता होना ही चाहिए ताकि तुम्हारे सामने जो समस्या आई है उसको तुम कायदे से सुलझा सको। सुनीता जी ने भरे गले से कहा, जी मोम। कहते हुए सचिन ने टेबल पर रखा पानी का गिलास अपनी माँ की तरफ बढ़ाया। तभी दरवाजे के पीछे से किसी के छींकने की आवाज़ आई तो चौंक कर सचिन ने पूछा, कौन कौन है वहाँ? दरवाजे की ओर से राधिका चुपचाप सुनीता जी और सचिन की सारी बातें काफ़ी देर से सुन रही थी। सचिन के पूछने पर उससे चुप रहते नहीं बना और वह सर झुकाए दरवाजे के पीछे से बाहर निकलते हुए बोली, जी मैं हूँ। तुम हमारी बातें ऐसे छुप कर क्यों सुन रही थी? सचिन ने थोड़े रूखे स्वर में पूछा। जी ऐसे ही, मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं। लेकिन हमारी बात ऐसे छुप कर सुनना तो तुम्हारे लिए मेरे मन में शक का पैदा कर रहा है। सचिन की आवाज़ अब थोड़ी सख्त थी। जी मैं बेचारी एक गरीब लड़की आप लोगों का क्या ही बिगाड़ लूँगी। बस मेरे मन में भी उस आदमी के लिए उत्सुकता थी जो ऐसे अचानक आधी रात को मेरे कमरे में घुस आया था, इसलिए। राधिका ने थोड़े डर से कांपती आवाज़ में कहा। राधिका की इस बात पर सचिन अभी कुछ बोलता इससे पहले ही सुनीता जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जाओ अब जाकर आराम करो। तुम काफ़ी देर से खड़ी हमारी बातें सुन रही थी, थक गई होगी और ऐसी हालत में इतना स्ट्रेस लेना बच्चे की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। जी आंटी, सर झुकाए हुए राधिका ने कहा और चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली गई। राधिका अपने कमरे में पहुंची तो देखा उसका मोबाइल लगातार रिंग कर रहा था। उसने जल्दी से मोबाइल उठाकर देखा तो उसकी छोटी बहन संजना का कॉल था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो संजू, कैसी है तू अब? क्या बहिनी, कब से फ़ोन कर रही थी और इतनी देर बाद फ़ोन उठाकर पूछती है कि मैं कैसी हूँ? संजना ने शिकायती लहजे में कहा, नहीं, वो मैं ज़रा एक काम में बिजी थी और फ़ोन मेरे कमरे में चार्जिंग पर लगा था, इसलिए। बता ना कैसी है तू? मैं ठीक हो गई हूँ और डॉक्टर मुझे जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी दे देंगे, लेकिन अभी मुझे किसी की देखभाल की ज़रूरत है और तू तो उधर अपने सेठ के पास है। मैं अब कहाँ जाऊँगी? ओ हाँ रुक, मैं कुछ करती हूँ, तू चिंता न कर। कहते हुए राधिका ने कॉल कट कर दिया और बैठकर सोचने लगी कि अब वह क्या करे। कुछ देर ऐसे ही सोचते रहने के बाद उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद आई। जब से उसने सचिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तब से उसकी उससे बात भी नहीं हुई।
शुरू में 1-2 बार उसने कॉल किया था, लेकिन जब राधिका ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने तक सब्र कर ले, आते ही मैं तेरे साथ लगन कर लेगी, तब से उसने कॉल करना बंद किया था। उसे ऐसे राधिका के प्रेग्नेंट होने पर ऐतराज़ तो था, पर उसकी मजबूरी जान उसने समझौता कर लिया था और बोला था, ठीक है, तू केवल उस सेठ को बच्चा देना, लेकिन अपना दिल मेरे लिए ही बचाए रखना। हाँ रे, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा था। आज जब संजना की देखभाल की बात सामने आई थी, तो इस समस्या के समाधान के लिए वह अपने बॉयफ्रेंड से बात करना चाहती थी कि अब वह क्या करे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। राधिका ने एक लंबी सांस ली और अपने आप से बोली, वे भी कितने अच्छे दिन थे जब आई बाबा जिंदा थे और हम दोनों बहनें पढ़ने जाती थी। संजू ने 12th का एग्ज़ाम दिया था और मैं बीए ने फाइनल का एग्ज़ाम दिया था। तभी वो काला मनहूस दिन आया जब आई बाबा। सोचते हुए राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने आंसू पोंछते हुए बड़बड़ाई, मेरी एक मजबूरी ने मुझे जाने कैसे लफड़ेबाज लोगों के जाल में फंसा दिया कि अब मेरी जान भी इनके लफड़े के कारण मुसीबत में पड़ गई है। काश कि यह दिन आया ही ना होता। और फ़ोन गैलरी से अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर निकाल उसे देखते हुए धीरे से बोली, मेरे से बात करेगा ना तू? तुझसे अधिक अपना मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। तभी कमरे के बाहर से आई आवाज़ ने उसे चौंका दिया। राधिका, फ़ोन पर क्या देखते हुए तुम बड़बड़ाए जा रही हो? अगला भाग के लिए कल तक का वेट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं। धन्यवाद।